डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि सॉइल क्या होती है और किन सिविल इंजीनियरिंग घटनाओं के लिए सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी हमारे लिए जरूरी है। आज हमें उससे आगे बढ़ना है। आज हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य है कि हम जानेंगे कि सॉइल का ओरिजिन कैसे होता है, सॉइल का अपक्षय कैसे होता है यानी वेदरिंग क्या होती है, और तीसरा जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल प्रोडक्शन या सॉइल ओरिजिन क्या है यानी मृदा की उत्पत्ति का भूगर्भीय चक्र क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि मृदा क्या होती है, मृदा यांत्रिकी किसे कहते हैं, मृदा यांत्रिकी का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है, हमारे देश में कौन कौन सी तरह की मृदा पाई जाती है एवं मृदा निर्माण सामग्री के रूप में अन्य सामग्री से किस तरह से भिन्न है। ये सारे पॉइंट पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिए थे। हमने देख लिया था कि सॉइल मैकेनिक्स का तात्पर्य है सॉइल यानी मृदा और यांत्रिकी यानी मृदा पे बलों का प्रयोग और उसके प्रभावों का अध्ययन, चाहे स्थैतिक स्थिति में हो, चाहे गतिज स्थिति में हो, चाहे जल के कारण हो, यानी हम हाइड्रोलिक्स के नियमों का उपयोग भी सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। हमने पिछले बार ये देख लिया था कि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। हमने पाया था कि नींव के अभिकल्पन में, बांधों के निर्माण में, प्रतिधारक दीवारें या पुस्ता दीवारों के निर्माण में, तटबंधों एवं खुदाई के कार्यों में, रेलवे और सड़क के निर्माणों में, कूप से प्राप्त होने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने में, किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से रिसाव ज्ञात करने में या सीपेज ज्ञात करने में, और टनल या सुरंगें बनाने आदि में हमें इसका उपयोग होता है। इन उपयोगों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के लिए सॉइल मैकेनिक्स का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर हम कोई भी संरचना खड़ी कर ही नहीं सकते। इसलिए सॉइल मैकेनिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हम विस्तार से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। हमने ये भी पिछले बार देख लिया था कि भारत में 5 तरह की मुख्य मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य है जलोढ़ी मिट्टी या एलुवियल डिपॉजिट्स, ब्लैक कॉटन सॉइल, लैटराइट, डेजर्ट और मैराइन डिपॉजिट। आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि भारत के किस हिस्से में कौन सी मृदा पाई जाती है। ये प्रदेश के अनुसार मैंने इन्हें लिखा है। अब हमें जो आज पढ़ना है वो है मृदा की उत्पत्ति। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मृदा बनती कैसे है। परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा में एक क्वेश्चन इसके बारे में आवश्यक रूप से पूछा ही जाता है। मृदा उत्पत्ति के लिए हम वापस परिभाषा पे आ जाते हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा है कि मृदा चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपक्षय के कारण चट्टानों से अलग हुए पदार्थ ही होते हैं। इसमें चाहे कार्बनिक पदार्थ हो चाहे कार्बनिक पदार्थ ना हो। मतलब मृदा का ओरिजिन बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि चट्टानों के विखंडन से, चट्टानों के बिखराव से, चट्टानों के अपक्षय से, वेदरिंग से हमें सॉइल मिलती है। अगर हम मृदा की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं तो ये हमारा मटेरियल है। इस मटेरियल पे लगातार वेदरिंग होती रहेगी। वेदरिंग के लिए बहुत सारी एजेंसी हमारी वर्क करेंगी और वो चट्टानों के बिखराव में, चट्टानों के कणों के बिखराव के लिए उत्तरदायी होंगी। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते रहेंगे जो कि एसिड रेन के कारण भी हो सकते हैं। 2 अलग अलग तरह के सॉइल मिलने के कारण भी हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस के कारण भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण भी हो सकते हैं। तो उन सब कारणों से हमारे चट्टानों के कण लगातार बिखरते रहते हैं और इस तरह से बिखराव के द्वारा सॉइल बनती है।
फिर ये चट्टानें खत्म क्यों नहीं होती? वो इसलिए खत्म नहीं होती हैं कि चट्टानों के बिखराव से जो मृदा बनती है, धीरे धीरे करके एक लंबे टाइम में वो फिर से चट्टानों में तब्दील हो जाती है, चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से एक साइकिल लगातार चलती रहती है, जिसमें चट्टानों का बिखराव और चट्टानों का बनना दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। इस साइकिल को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस साइकिल के बारे में ध्यान से देखते हैं। हमारे पास चट्टानें हैं, इन चट्टानों पे बहुत सारे फिजिकल एजेंसीज वर्क करती हैं, जैसे तापमान का परिवर्तन। जब तापमान का परिवर्तन होता है तो चट्टान की ऊपरी सतहों में प्रसार हो जाता है, फैल जाती है। निचली सतहों में टेम्परेचर नहीं बढ़ने से वो अपने मूल आकार में रहती हैं, और इस तरह से डिफरेंशियल एक्सपांशन होता है, यानी ऊपर की परतें ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, नीचे की परतों में फैलाव नहीं होता और चट्टान की परतें चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं, बिखराव शुरू हो जाता है, और इस तरह से चट्टानें लाखों सालों में कणों में परिवर्तित होती रहती हैं। दूसरा, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, यानी कभी कभार चट्टानों में पानी भर जाता है, चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है। चट्टानों की दरारों में भरा हुआ पानी जब जमता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। आप लोगों को पता होगा बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज्यादा होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि अगर हम एक बाटल को पूरी तरह से अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दें तो वो फट जाएगी। आपने कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पे पाइपलाइनें फट जाती हैं, क्योंकि उसमें अंदर जमा हुआ पानी जब फैल जाता है तो हमारी पाइपलाइनों को वो तोड़ देता है। तो इसी तरह से चट्टानों पे वेजिंग एक्शन होता है। चट्टानों पे जो पानी जम जाता है वो छेनी के तरह काम करता है और हमारी चट्टानों को तोड़ देता है। आप लोगों ने एमटी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर हमें चट्टानों को तोड़ना होता है तो चट्टानों में दरारें बनाकर हम लकड़ी के खूंटे उसमें गाड़ देते हैं, फिर उन पे पानी डाल देते हैं। पानी डालने से लकड़ी फैलती है, उससे चट्टानों पे फोर्स लगता है और चट्टानें दरक जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस तरह से हमारा वेजिंग एक्शन ऑफ आइस भी वर्क करता है। स्प्रेडिंग ऑफ रूट ऑफ प्लांट, ये बड़ा सिंपल सा है। हमारी चट्टानों पे पेड़ के जड़ें फैलती रहती हैं और वो जड़ें धीरे धीरे करके चट्टान को कमजोर करती हैं और चट्टानों में बिखराव हो जाता है। आखिरी जो कारक हो सकता है, फिजिकल एजेंसी जो हो सकती है, वो रेत की आंधी चलती है तो ऊपर के कण घिस घिस कर बाहर निकलते जाते हैं। पानी की बूंदें लगातार लाखों साल तक चट्टानों पर गिरती हैं तो उनके फोर्स के कारण भी चट्टानों के कण धीरे धीरे करके बिखरते जाते हैं। इस तरह से लगातार चट्टानों में फिजिकल कारणों से बिखराव होता रहता है और चट्टानें छोटे छोटे कणों में बदलती रहती हैं। ये क्रिया वेदरिंग कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे केमिकल मीन्स भी वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुल के आती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है और वो वीक एसिड हमारी क्षारीय चट्टानों से क्रिया करके उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। नए लवण बनते हैं, नए साल्ट बनते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। उनके घुलने से जो और पदार्थ हैं और कण हैं वो फ्री हो जाते हैं और उनका बिखराव शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयन की क्रिया से हमारे चट्टानों के नए केमिकल रिएक्शन होते हैं और चट्टानों में बिखराव होता रहता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से भी हमारे नए कंपाउंड बनते हैं और चट्टानों का बिखराव सतत रूप से चलता रहता है। चट्टानों में कुछ यौगिक, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। जब इन पे पानी पड़ता है
तो जो पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं वो घुल के निकलते जाते हैं, और जो पदार्थ पानी में अघुलनशील हैं वो कणों के रूप में जमा होने लगते हैं। इस तरह से केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल वेदरिंग के कारण हमारे चट्टानों के कण लगातार बिखरते रहते हैं। अब इन कणों के साथ दो काम हो सकते हैं, या तो ये वहीं जमा होते जाएं, या कोई एजेंसी, कोई साधन इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। अगर कोई साधन इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो मिट्टी ट्रांसपोर्टेड सॉइल या परिवहनित मृदा कहलाएगी, और अगर कण वहीं के वहीं जमा हो जाते हैं तो इस तरह की मृदा डिपॉजिटेड सॉइल कहलाएगी या जमाव वाली मृदा कहलाएगी। हमारी मिट्टी पानी से बह के एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे कण पहाड़ के ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ सकते हैं, और हिमनदों में, हिमनद बर्फ की नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके बहती हैं। हिमनदों से भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अब ये सॉइल या तो ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी या अवशिष्ट के रूप में जमा हो जाएगी। जहां भी ये जमा होगी वो डिपॉजिट या अवशिष्ट कहलाएगी। ये डिपॉजिट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ऊंचा उठता जाएगा, अपहीवल हो जाएगा। अपहीवल पे लगातार ताप दाब काम करेगा तो ये जो हमारे डिपॉजिट्स थे वापस रॉक में बदल जाएंगे और चट्टान बन जाएगी। इस तरह से ये चक्र सतत रूप से प्रकृति में चलता रहता है, और इसे जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल ओरिजिन कहते हैं। यह आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी। तो हमने देखा कि चट्टानों पे भौतिक कारण काम करेंगे, केमिकल कारण काम करेंगे, उनसे वेदरिंग होगी। वेदरिंग के बाद मिट्टी या तो वहीं जमा हो जाएगी तो अवशिष्ट या डिपॉजिटेड सॉइल हो जाएगी, या ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी, एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी और फिर वहां जमा हो जाएगी। इस तरह की मिट्टियां ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगी। इस तरह के जमाव लगातार बढ़ते जाएंगे, इसे अपहीवल कहेंगे, और ये अपहीवल धीरे धीरे करके फिर से चट्टानों में बदल जाएंगे, और ये क्रिया लगातार प्रकृति में चलती ही रहेगी। इसे हम जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल ओरिजिन कहते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया फिर से, भौतिक जो कारक होते हैं उनमें तापमान का परिवर्तन, पानी में के जमने के कारण, निरंतर जल गिरने के कारण, पेड़ों की जड़ों के कारण और रेत आदि से घिसने के कारण हमारी मिट्टी में वेदरिंग होती है, अपक्षय होता है। इसी तरह से कुछ रासायनिक कारण थे, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, सालोसन और हाइड्रोलाइसिस। इन कारणों से हमारी चट्टानों में सतत रूप से बिखराव होता रहता है। जो हमारा परिवहन के साधन हैं उनके आधार पर हम मिट्टियों के नाम भी देते हैं। जैसे जब मिट्टी पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है तो उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी एलोवियल सॉइल कहते हैं। जब हमारी मिट्टी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है तो उसे वायुड सॉइल कहते हैं या एओलाइन सॉइल कहते हैं। जब हमारी मिट्टी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो इसे कोलोवियल सॉइल कहते हैं। और जब ग्लेशियर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो इसे ड्रिफ्ट कहते हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो इसे टिल कहते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की मिट्टियां होती हैं। अगर एक शांत झील है और उसमें जो मिट्टी जमा होगी उसमें कण बहुत छोटे होंगे, वो लुइकस्ट्राइन सॉइल कहलाती है। इस तरह से परिवहन के साधनों के आधार पर मृदाओं के नाम रखे जाते हैं। एलोवियल जलोढ़ सॉइल, एओलाइन वायु द्वारा परिवहनित सॉइल, ग्रेविटी से परिवहनित कोलोवियल, और ग्लेशियर से परिवहनित ड्रिफ्ट सॉइल होगी। तो एक बार हम फिर से
दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग से होता है। वेदरिंग से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है हमारे रॉक्स का, मिनरल्स का। क्या हो सकता है, नेचुरल एजेंट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर वर्क करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, कैसे होगा, विंड से, वाटर से, ग्लेशियर से, और केमिकल एक्शंस भी हो सकते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग इम्पैक्ट और ग्राइंडिंग से, पानी के कारण, ग्लेशियर के कारण, हवा के कारण। स्प्लिटिंग एक्शन हो सकता है आइस के कारण, प्लांट्स के कारण। जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद में, उसमें मूल चट्टान की प्रकृति ही बाकी सारे जो बनने वाले चट्टानों में हैं उनमें जाएगी। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल से इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप लोग इसे एक बार फिर से चार्ट के फॉर्म में बहुत अच्छे से देख लें। इस तरह से हमने सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल ओरिजिन क्या होती है, ये देख लिया। इससे आगे का हिस्सा हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।